नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार ओझा। संस्कृत सुधा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। पहले हम व्यंजन संधि क्या है इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके बाद इसके भेदों के बारे में समझेंगे। व्यंजन संधि जहां दो व्यंजन वर्णों का मेल होता है अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक तरफ व्यंजन वर्ण होगा, दूसरे तरफ व्यंजन या स्वर वर्ण में से कोई भी वर्ण होगा, तो वहां व्यंजन संधि होगी। जैसे जगत प्लस ईसा, यहां त व्यंजन वर्ण है, दूसरे तरफ ई स्वर वर्ण है। दोनों मिलकर के रूप बना जगदीशः। अब हम व्यंजन संधि के मुख्य भेदों को उदाहरण समझेंगे। व्यंजन संधि में पहली संधि है अच्युत्व संधि। अच्युत्व संधि इसका पाणिनि सूत्र है स्तो चुना चु। अस्तोष चुनाश्चु। अब इस सूत्र का मतलब है कि यदि स यानी दंत्य स अथवा तवर्ग के बाद यदि तलव्य स और चवर्ग आए तो वहां हम दंती स के बदले तलव्य स कर देते हैं और तवर्ग के बदले चवर्ग लिखते हैं। तो देखते हैं, रामस प्लस सेते। यहां दंती स है, इसके बाद तलव्य स है, तो दंत्य स का भी हम तलव्य स कर देंगे, रूप बनेगा रामस सेते। इसी तरह दंत्य स के बाद यदि च आता है, रामस चिनोति। तो यहां दंत्य स का तलव्य स हो जाएगा रामस चिनोति। अब हम तवर्ग के बदले चवर्ग का प्रयोग देखेंगे। जगत सत जोड़ चित। यहां देख रहे हैं कि त के बाद च वर्ण आया है, तो त का भी च बन जाएगा, रूप बनेगा सच्चित।
उसी तरह से सद जोड़ चरित्रम, सद या सत जो भी रहे, तो का च हो जाएगा, रूप बनेगा सत चरित्रम। उसी तरह से उत जोड़ चारणम, रूप बनेगा उच्चारण, यानी त का चवर्ग हो जाना, दंत स का तलव्य हो स हो जाना, इसी को हम स्त्रीत्व संधि कहते हैं। और भी उदाहरण का अभ्यास करेंगे। अब व्यंजन संधि का दूसरा भेद जस्त्व संधि। जस्त्व संधि, यहां पर यदि वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वहां पर जस्त्व हो जाता है, यानी तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे जस्त्व संधि झलाम जसो अंते, ये पाणिनि सूत्र है। झल और जस, यहां दो प्रत्याहार हैं। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वहां जस्त्व संधि होती है। जैसे जगत जोड़ अम्बा, तो का तीसरा वर्ण हो जाएगा द, रूप बन जाएगा जगदम्बा। इसी तरह से दिक जोड़ गज, क का तीसरा वर्ण होगा ग, रूप बन जाएगा दिग्गज। अच जोड़ आदि, च का तीसरा वर्ण होगा और ज हो जाएगा, आ के साथ मिलेगा, औजादी रूप बन जाएगा। एक बार फिर इसको ध्यान से समझिए। जस्त्व संधि जहां पर वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि वर्ग का तीसरा आ चौथा वर्ण आए अथवा कोई भी स्वर वर्ण आए तो वहां पर पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। अब इसको आप और अभ्यास करेंगे। अब तीसरी संधि, व्यंजन संधि हल संधि का तीसरा भेद।
अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि सूत्र है मो अनुस्वार। मो अनुस्वार यानी मौ का अनुस्वार हो जाना। यदि पद का अंतिम वर्ण म है और उसके बाद अंतस्थ वर्ण है या ऊष्म वर्ण है तो वहां पर म के बदले अनुस्वार बन जाता है। अंतस्थ वर्ण किसको बोलते हैं? तो यण प्रत्याहार यानी य व र ल को हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं और सल वर्ण स स स ह ये हुआ ऊष्म वर्ण। जैसे सम जोड़ योग, यहां म है, म के बाद अंतस्थ वर्ण है तो म का अनुस्वार हो जाएगा, रूप बन जाएगा संयोग। इसी तरह से सम जोड़ हार, रूप बनेगा संहार। उसी तरह से सम जोड़ सार, रूप बनेगा संसार। वैसे ही सम जोड़ वाद संवाद। तो ये अनुस्वार संधि के उदाहरण हुए। इसमें जैसा आपको बताया गया कि म के बाद अंतस्थ वर्ण रहे या ऊष्म वर्ण रहे तो वहां पर म का अनुस्वार हो जाता है। विकल्प के रूप में यदि पदांत म के बाद यदि स्पर्श वर्ण रहे, स्पर्श वर्ण रहे तो वहां भी विकल्प से म का अनुस्वार हो जाता है अथवा म का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अहम जोड़ कार, स्पर्श वर्ण क स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण यानी क से लेकर के म तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण बोलते हैं। यानी 25 कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को हम स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो पदांत म के बाद यदि स्पर्श वर्ण आता है तो वहां भी विकल्प से म का अनुस्वार हो जाता है। जहां अनुस्वार नहीं होता है वहां आगे वाले जो भी वर्ग है उसका पांचवा वर्ण हो जाता है। तो इसका दो रूप हो जाता है, अहंकार अथवा अहंकार। इसी तरह से सम जोड़ गम, रूप बनेगा संगम अथवा पांचवा वर्ण होगा तो संगम। ये अनुस्वार संधि के रूप हुए। अब हम लोग
व्यंजन संधि के चौथा भेद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रायः परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्व संधि जिसको बोलते हैं हम लोग। छत्व संधि सूत्र है सस छो अटी। सस छो अटी। यदि तो या द के बाद तलाबी श आता है तो वहां पर त और द के बदले च हो जाता है और तलाबी श के बदले छ हो जाता है। एक बार फिर आप ध्यान से सुनिए। छत्व संधि में यदि तो या द के बाद तलाबी श आए तो वहां पर तो और द के बदले च हो जाता है और तलाबी श के बदले छ हो जाता है। वहां हम लोग इसे छत्व संधि बोलते हैं। जैसे तत् जोड़ शिवम। तत् जोड़ शिवम। त के बदले तलव्य श आया तो यहाँ त का च हो जाएगा, आधा च हो गया और स का छ हो गया, ह्रस्वी हुआ, जो रूप बना तच्छिवम। इसी तरह से एतत् जोड़ संकरम। एतत् जोड़ संकरम तो ए त च छंकरम, ये रूप बना। क्योंकि यह विकल्प से होता है, जहां पर तो का च नहीं होगा वहां पर तत्शिवम रह जाएगा और नहीं तो तच्छिवम रूप होगा। इसी तरह से और भी हम उदाहरण देख सकते हैं। तत् जोड़ श्रुत्वा। तत् तच श्रु त्वा। इस तरह से छत्व संधि है। एक दो और एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे। भगवद जोड़ शरण्यम। द का भी च होता है, भगवद शरण्यम। इस तरह से ये छत्व संधि के एग्जाम्पल हुए। अब हम लोग लत्व संधि। लत्व संधि यानी तो का ल हो जाना। सूत्र है तोरली। तोरली यानी यदि तो के बाद ल आता है, ल वर्ण आता है, तो वहां तो वर्ण का भी ल वर्ण हो जाता है। जैसे तत् जोड़ लीना। तो का ल हो गया तो त
लीना। ऊत जोड़ लेखा, तो के बाद लो आया, रूप बनेगा उल्लेख। उसी तरह से तत् जोड़ लय, रूप बनेगा तल्लय। अब हम आगे देखेंगे ये पांचवी संधि लत्व संधि। एक और महत्वपूर्ण व्यंजन संधि में है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अनुनासिक संधि बोलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक संधि। सूत्र होता है इसका यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये अनुनासिक संधि यानी पंचम वर्ण से होने वाली संधि को अनुनासिक संधि बोलते हैं, जहां पर प्रथम वर्ण के बाद यदि पांचवा वर्ण आए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि पांचवा वर्ण आता है तो वहां पर प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जोड़ मयम। यहां कवर्ग का प्रथम वर्ण क है और इसके आगे में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो वहां पर कवर्ग का प्रथम वर्ण के स्थान पर कवर्ग का ही पांचवा वर्ण हो जाएगा और रूप बनेगा वांग मयम। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है। इसी तरह से जगत जोड़ नाथ, तो का पांचवा वर्ण न हो गया जगन्नाथ। उसी तरह से उत जोड़ नति, तो का न हो गया, रूप बना उन्नति। ऐसे ही सत जोड़ मित्रम, रूप बनेगा सन्मित्रम। तो ये हम लोग व्यंजन संधि के भेदों को उदाहरण के साथ समझे। आज हम व्यंजन संधि में इतना ही पढ़ेंगे। जो भी व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण भेद हैं उसके बारे में हम लोग समझ लिए। जब हम लोग संधि का रिवीजन करेंगे तो जो भी इसके और भी महत्वपूर्ण छूटे छटके भेद होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका मदद मिल सके। हाँ, यदि इस वीडियो में कहीं भी आपको किसी भी बिंदु पर आपको संदेह हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि उस संदेह को दूर करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।